हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 का सेशन 2026 से 27 का मैथ पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जो वास्तविक संख्या है। और इसका हमने ऑलरेडी 2 क्लास कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 की वीडियो में वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन समझे थे और दूसरे लेक्चर में वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का सभी उदाहरण किए थे, जिसमें से एक उदाहरण मेरा छूट गया था जो क्या है उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और जो बच्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लीजिए। अगर बीच में आप कहीं भी किसी भी काम में अगर जाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसा ही मैथ है, अगर मैथ में अगर 1-2 लेक्चर अगर मिक्स किए तो आपका समझ आना नामुमकिन है। इसलिए जरूर जाके देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो, मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं ज्यादा क्लास को विलंब ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। एक मिठाई विक्रेता के पास क्या क्या है, 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। एक मिठाई है ये सब, ठीक है। और उसका क्या करना चाहता है आप देखो, इसमें वह इनकी ऐसी ढेरियां, ढेरियां मतलब समझे एक तरह से वो स्तंभ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, कि ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान हो, यानी स्तंभों की संख्या समान हो। अगर मैं पूछूं स्तंभ किसे कहता है, तो जो इस ऐसे जो लाइन रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और जो इस तरह का लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। तो पंक्ति की चर्चा तो हो नहीं रहा है, हमें स्तंभ की चर्चा हो रहा है, ठीक है। बादाम मिठाइयों हमको रखना है स्तंभ में रखना है, ठीक है। और कैसी रखना है तो देखो समान संख्या में रखना है। अगर मैं यहाँ इस स्तंभ में मैं 5 मिठाई ले रहा हूं, इस स्तंभ में कितना मिठाई ले रहा हूं? 5 मिठाई। तो इसके अगले स्तंभ में भी हम 5 ही मिठाई लेंगे। कितना मिठाई लेंगे? 5 ही मिठाई लेंगे। मतलब समझो एक तरह से ये कि हम लोग का स्कूल में प्रार्थना करने बोल देता था तो हम लोग का लाइन में खड़ा करना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था। तो हमें क्या मास्टर जी क्या बोलते थे कि इस लाइन में अगर 10 विद्यार्थी है तो अगले लाइन में भी 10 विद्यार्थी, उसके अगले लाइन में 10 विद्यार्थी, उसके अगले लाइन में 10 विद्यार्थी। तो कैसा सीक्वेंस में देखने लगता था और अच्छा, और जगह भी कम घेरता था, ठीक है। तो सीक्वेंस में हमें मिठाई भी रखना है। और आगे क्या बोल रहा है, तथा ये ढेरियों भारत में न्यूनतम स्थान घेरे। जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज को सीक्वेंस में रखें, किसी चीज को फिक्स करके रखें तो जगह तो कम ही घेरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरियों में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब कितनी रखी जा सकती है। यहाँ आपको अधिकतम से अधिकतम कितनी रखे ताकि ये बर्फियों का संख्या समान रहे और भारत की न्यूनतम स्थान घेरे। समझ में आ गया? अब कितनी धरना है यानी अधिक से अधिक चर्चा हो रहा है तो वहां आपको मौसो निकालना है। जहां भी आपको अधिक से अधिक चर्चा हो वहां आपको मौसो निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो हम क्या करेंगे, 420 और 130 का HCF निकालेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि एक स्तंभ में कितनी मिठाई धर सकते हैं ताकि ये भारत का न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। और हाँ, HCF निकालने के बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाना भी होगा, जो हमने उदाहरण में भी किए थे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल में क्या क्या है। देखो 420 और 130, सबसे छोटा क्या है? 130, इसको साइड में रखेंगे और 420 को बीच में रखेंगे। कितना बार में लगाएंगे बोलो? कितना बार में? 3 बार में लगाए। कितना 3 बार में कितना आता है? 390 आ जाता है। घट के कितना आता है? यहाँ आ जाता है यानी 0, यहाँ से इसमें बचा गया 3, 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा ना, और ये तो कट जाएगा ना, यानी 30 आ रहा। फिर देखो 130 आया। अब कितना बार में लगाए? 4 बार में 120 आ जाता है कि नहीं। अब घट के आएगा 10 आएगा, ये कट गया यानी 30 आ गया। आप यहां से क्या समझे, मौसो कितना निकला? HCF, इसको मौसो इंग्लिश में बोलते हैं HCF, ठीक है। HCF कितना निकला? 10 निकला। इसका मतलब समझे, HCF 10 निकला। इसका मतलब समझ गए कि हमें स्तंभ में, एक स्तंभ में 10 मिठाई धरना होगा। उसी तरह 10 10 10 10 चलते रहेगा, ठीक है। तो हमें तो आंसर यहाँ से मालूम चल गया, लेकिन हमें इतना तो नहीं बनाना है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से भी दर्शाना होगा।
तो अगर जी आप इतना भी छोड़ देते तो हाफ नंबर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें मैथ में फुल नंबर चाहिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से आपको दर्शाना भी होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है? जो नहीं देखे हैं पार्ट वन का वीडियो, उसे तो दिक्कत होगा ही ना, बहुत दिक्कत होगा। मैं यहाँ बता देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक सूत्र होता है जो क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है हमने इसे पार्ट वन के वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिए। ठीक है, तो जरूर जाइए पार्ट वन के वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ एक तरह से क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब देखो ये मौसम हमने कितने पार्ट में निकाले, तो आप बोलिएगा भैया हम 3 पार्ट में निकाले, यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो गया, हुआ कि नहीं? अब फिर यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, हो गया, फिर यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, यानी 3 पार्ट में हम निकाले। ठीक है, तो हम यहाँ एक बराबर क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य कितना है मेरा पार्ट वन की वीडियो, पार्ट वन में तो 420 है। यहाँ लिख देंगे चरण संख्या 1 में, चरण संख्या 1। एक सेकंड, सब ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। कितना आया, 420 आया। ठीक है, उसके बाद बी एक तरह से क्या होता है, भाजक होता है। भाजक कितना है, 130 है। ठीक है, दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है। भागफल कितना है, क्यू को बोलते हैं भागफल। भागफल देखो मेरा 3 है। ठीक है, अब प्लस शेषफल, शेषफल मेरा कितना है, 30 हो गया। यह मेरा चरण नंबर 1 में होगा। अब चरण नंबर 2 में देखते हैं। ठीक है, चरण नंबर 2 में क्या होगा, चरण नंबर 2 ये हो गया। अब देखो इसके लिए ए का मान क्या हो गया, 130 हो गया, यानी भाज्य 130 हो गया। और भाज्य कितना आ गया, 30 आ गया, गुना भागफल कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस शेषफल कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो दूसरा चरण में आ गया। अब चरण नंबर 3 में लिखेंगे। ठीक है, चरण नंबर 3 क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया, 30 आ गया, बी बराबर क्या आ गया, 10 आ गया, गुना क्यू का मान कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस शेषफल का मान यहाँ कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, अब इसके मदद से भी हम निकाल सकते हैं मौसम। देखो यहाँ 0 आ गया, और 0 का पहले हम क्या लिखें, 10 लिखें, तो HCF कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में, HCF 10 आएगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का में एक क्वेश्चन और है, सोच रहा हूं मैं इसी के साथ नहीं करवा दूं, ताकि आपका जो डिफिनेशन यहाँ समझ में आया वो भी आपको समझ में आ जाए वो कैसा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम पहला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हमने प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, जो उदाहरण नंबर 4 की ही तरह बनेगा। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की सेना की टुकड़े को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब 616 जो है आर्मी की सेना, इसके आगे कौन चल रहा है, 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड की सेना चल रहा है। मतलब हमारी जो सेना है जो बैंड वाले के पीछे चल रहा है, मतलब बैंड वाले आगे चल रहे हैं और हमारी सेना पीछे चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना पड़ रहा है। मतलब ये स्तंभ में अगर जी आर्मी के सेना 5 है तो बैंड वाला भी इसी स्तंभ में 5 होगा। इसी तरह के अगर और स्तंभ ले तो आर्मी की सेना इसमें भी 5 चल रहा है तो इसमें भी बैंड वाला भी 5 चल रहा है, मतलब समान संख्या में लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उन स्तंभों की अधिकतम क्या संख्या होगी, अधिकतम की बात हो गया, अधिकतम आ गया तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकाल के उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाना होगा। और HCF निकलने के बाद अगर ये हमें HCF ज्ञात हो गया तो हम पता लगा सकते हैं कि एक स्तंभ में आर्मी की सेना इतना चल रहा है और समान में बोल रहा है तो बैंड वाला भी उतना में ही चलता होगा। मतलब अगर एक स्तंभ में 5 आर्मी की सेना चल रहा है तो बैंड वाला भी 5 ही चलता होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम मौसम निकाल के देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि एक स्तंभ में कितने आर्मी की सेना चल रहा है और कितने बैंड वाले की सेना चल रहा है। समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले मौसम निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, छोटा कौन है, 32 है, 32 को साइड में रखेंगे, 616 को बीच में रखेंगे। ठीक है, कितना बार में लगाए, एक बार में लगाए, आएगा 32 आएगा, घट के कितना आएगा, इसमें एक पैसा देंगे 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9।
और यहाँ से एक पैसा गया तो यहाँ 5 बच गया, 5 में से 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना गया, फिर अब कितना बार में लगाएं, ये छोटा हो रहा था, इसको बड़ा करने के लिए 6 को भी उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना बार में लगाएं, 6 को उतर गया। अब हम लगाते हैं, इससे छोटा कौन आ सकता है, या तो इससे बराबर भी कोई आ सकता है, ठीक है। तो देखो अगर हम 9 बार में लगाएंगे तो 288 आएगा। कितना आएगा, 288। अब इसको घटाएं तो देखो यहाँ कितना बार में घटेगा, एक इसमें पैसा जाएगा तो कितना आ गया, 16 में से 8 गया, यहाँ बचा 8, ये भी कट गया, ये 0 आ गया, ठीक है, मतलब 108 आ गया, ठीक है। अब देखो कितना बार में लगाएं, अब कितना बार में लगाएं, एक सेकेंड, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा ना, क्योंकि इधर ही पैसा गया तो 8 बच गया, यहाँ पे 8 में 8 गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है, नीचे उतरेगा 32। कितना बार में कटेगा, 4 बार में। यानी हमें क्या पता चला, HCF हमारा क्या आया, कौन सा पहाड़ा में 32 कटा, तो 8 बार में, यानी HCF मेरा 8 निकल गया। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गया कि एक स्तंभ में आर्मी के सेना 8 चल रहा है और बैंड वाला भी 8 ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि समान बोल रहे थे लेने के लिए। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाना होगा। जब तक आप इसे नहीं दर्शाएंगे तब तक आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, यह ध्यान में रहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। अब ये कितने चरण में गया है, तो एक चरण यहाँ गया है, 2 चरण यहाँ गया, यानी 2 चरण में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चरण संख्या 1 में, चरण नंबर 1 में क्या हो गया, ए बराबर 616 हो गया, बी बराबर क्या हो गया, 32 हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया, 19 हो गया, और आर बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये तो चरण नंबर 1 हुआ। चरण नंबर 2 में क्या लिखेंगे, 2 में ए का मान क्या आ गया, 32 आ गया, बी का मान क्या आ गया, 8 आ गया, क्यू का मान क्या आ गया, 4 आ गया, और आर का मान क्या हो गया, 0। 0 के आगे 8 है, HCF 8 हो सकता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने उदाहरण में भी किए थे कल की क्लास में। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब मोसो ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। अब जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं जानता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं जानता है, उससे क्या बनेगा, पर मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में यानी स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें बताता है कि आप क्वेश्चन को मतलब बना तो लिए, अब उसे हमें प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो ये दोनों हमें बताता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताता है, ठीक है। फिलहाल हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से भी दर्शाना होगा, तब आपको मिलेगा पूरे 2 मार्क्स। तो हमें यहाँ करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में छोटा कौन है, तो 135 से साइड में रखते हैं, 225 को बीच में रखेंगे। कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे, 135 आएगा, घट के कितना आएगा, 0, यहाँ से एक पैसा आ गया 12, 12 में से 9 आ गया, ठीक है, ये कट गया, कितना आएगा 135, एक बार में लगाएंगे, घट के आया 45, आया 90, कट गया, HCF कितना निकला, 45 निकला, ठीक है। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से भी दर्शाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन किसकी मदद से, प्रमेय की मदद से, प्रमेय से क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। अब ये देखेंगे कितने चरण में बटा हुआ है, तो यहाँ ध्यान में दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ 1 चरण हुआ, अब यहाँ से यहाँ 2 चरण हुआ, यहाँ से यहाँ 3 चरण, यानी 3 चरण में ये पूरा बन गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 1 में, चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 225, बी का मान क्या है 135, क्यू का मान क्या है 1, और आर का मान क्या है 90। ये चरण नंबर 1 हुआ। अब ये चरण नंबर 2 देखिए, ए का मान 135, बी का मान 90, ए का मान 1 और बी आर का मान 45। चरण नंबर 3, ए का मान 90,
बी का मान 45, क्यू का मान 2 और आर का मान 0, 0 के आगे 45, यानी एचसीएफ मेरा कितना आया 45। तो आप देख सकते हैं हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के एल्गोरिथम की मदद से क्वेश्चन हल किए हैं, और हमें क्वेश्चन सही बना या नहीं बना हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आया था 45 आया था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हमें सिद्ध किए तो भी 45 ही आया। तो ये हमें बोल रहा था करने के लिए। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 96 और 38,220। देखो लगाएंगे यहाँ 96, 196 लिखेंगे और 38,220 कितना बार में लगाएं, ये तो मालूम नहीं है कितना बार में लगाएं ये जो पूरा कट जाए। तो चलो एक बार में लगाते हैं क्योंकि 196 है। ठीक है, अब कितना बार में आएगा यहाँ पे कि देखो यहाँ 196 एक ही बार में क्यों लगाए, दो बार में लगाएंगे तो 400 से ऊपर हो जाएगा, तो नहीं 300 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाएं। देखो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 12, यहाँ ये आया 6 और यहाँ कितना आ गया 7, 7 में से एक पैसा जाएगा उसमें तो 17 हो जाएगा, 17 में से 99 जाएगा तो कितना आया 8 आ जाएगा, कितना आया 8, और यहाँ एक आ गया। तो देखो ये बड़ हो जाता है ये छोटा हो जाता है, इसको बड़ करने के लिए एक अंक और उतारेंगे यानी 2 उतार दिए। अब कितना बार में लगाएं बताओ, अभी तो ये पूरा नहीं कटा है, कितना बार में लगाएं सोचो। अगर हम 5 6 बार में भी नहीं आएगा, एक काम करें ये 1800 कुछ है और लगा रहे हैं इससे, यानी 10 बार में लगाएंगे तो 1900 कुछ आएगा, आएगा कि नहीं। हम एक काम करते हैं 9 बार में लगा पहले देखते हैं, अगर ये इससे छोटा आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो और आगे लगाएंगे। देखो क्या आता है 6 गुना 9 करेंगे कितना है 54, हाथ में बचा 5, फिर देखो 9 गुना 9 करेंगे 81, 81 और 6 कितना हुआ 86, 86 को क्या लिखेंगे 6, हाथ में फिर बचा 8, 1 गुना 8 9 करेंगे 9 और 8 कितना हुआ 17। हाँ इससे कम आ रहा है, मतलब अगर 10 से लगाएंगे तो बेसी आ जाएगा। तो यहाँ अब देखते हैं घटा के, यहाँ गया 12, 12 में से 8 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 5, 5 में एक पैसा जाएगा, यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और अब ये यहाँ 7 के 8 के यहाँ पर 7 आ गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, अब उतरेगा क्या 0 उतरेगा। ठीक है, कितना उतरेगा 0 उतरेगा। अब यहाँ देखो कितना बार में लगाएं, हमें लग रहा है ये 5 बार में कट जाएगा, देखें लगा के 30, 30 के 0 हाथ में 3 और 45 और 45 और 3 कितना हुआ 48, 48 के 8 लिखेंगे हाथ में 4 बचा, 1 गुना 5 करेंगे 5 और 4 9, देखा कट गया। देखो ये एक ही चरण में पूरा कटा है। ठीक है, अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसे दर्शा देना है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन किसकी मदद से, प्रमेय की मदद से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण नंबर 1 में ही हो जाएगा सॉल्व, चरण नंबर 1। अब देखो ए का मान कितना है 38,220 है। ठीक है, बी का मान कितना है 196, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 145 और आर का मान क्या है 0 है। अब देखो ये क्यू क्या होता है, एक तरह से भाज्य होता है, ये क्यू क्या है भागफल होता है, आर क्या होता है शेषफल होता है, और ये भाजक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसका तो हम पार्ट 1 की वीडियो में पूरा डिटेल में बताए थे इसका चर्चा। तो इस तरह को बनाना है और आपको लिख देना एचसीएफ कितना आया, इसके आगे क्या है 96, 196 तो 196 ही आएगा, यहाँ भी 196 बार में पूरा कट गया। अब देखो इसको बनाएंगे तीसरा नंबर को, तो ग्रीन पेन से बनाते हैं, सेट में रखेंगे 255 और इसको रखेंगे बीच में रखेंगे। ठीक है, कितना बार में लगाएं 800 है, और यहाँ कितना है, अगर इससे 4 बार में लगाते तो 800 से ऊपर हो जाता, 3 बार में ही लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा 55 के 45, 15, 15 के 5 हाथ में 1 बचा, फिर 15 और 16, 16 को क्या लिखेंगे 6 हाथ में बचा 1 बचा है, और 6 1 7, इतना ही आएगा। घट के कितना आएगा यहाँ 2, ये कट गया 1, अब कितना बार में आएगा। अब ये देखो ये छोटा हो रहा है तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, तो इसको इस साइड में लेना पड़ेगा। 255 एक बार में लगाएंगे, नहीं 2 बार में लगा सकते हैं, 204 आएगा, 1 आएगा 5 आएगा, ये कट गया। अब देखो 51 102 है यहाँ पे। ठीक है, 2 बार में पूरा कट जाएगा ना। ऐसे अब कितना आ गया 51, लेकिन यूक्लिड विभाजन की मदद से भी करना पड़ेगा ना, यूक्लिड विभाजन से
क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। ठीक है, तो ये कितना चरण में गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 चरण में गया है। देखो यहाँ से यहाँ 1 चरण हुआ, नहीं 3 चरण चल गया ना, 3 चरण चल गया। तो चरण नंबर 1 लिखते हैं, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। चरण नंबर 2, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, 51। ठीक है, चरण नंबर 3, 51 बराबर, नहीं 102 होगा ना, 102 बराबर 51 गुना 2 गुना प्लस क्या होगा 0, 51 के आगे 55 है, HCF 51 है, क्या 0 के आगे 51 है, तो HCF कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, तो ये बना है हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और ये आई थिंक 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, तो अच्छा से बनाइएगा। आप पहले इसका मोसो निकालिएगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से दर्शाना भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उदाहरण बोल रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। और ये प्रश्न संख्या 2 भी हमने कर लिए थे उदाहरण में, मतलब जो उदाहरण में हम कर लिए हैं वही सारा प्रश्नावली में भी आता है। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ उदाहरण करने का, तो देखो इसमें 2 फायदा है। अगर आप उदाहरण बनाते हैं तो आपको उदाहरण से पता चल जाएगा कि प्रश्नावली में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आप उदाहरण क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका दूसरा फायदा क्या होगा ये बता दूं। जिसे कि बिहार बोर्ड अब ज्यादातर उदाहरण क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली का उदाहरण क्वेश्चन से उठाने लगा है। अब क्यों उठाने लगा है तो मैं बताता हूँ। जिसे कि अधिकांश मतलब 90% बच्चा प्रश्नावली का ही सिर्फ क्वेश्चन देखता है, उदाहरण क्वेश्चन कोई नहीं देखता है, जिससे वजह से उसका परीक्षा में कम मार्क्स आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप उदाहरण क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि उदाहरण क्वेश्चन समझ में आया तो प्रश्नावली भी समझ में आ जाएगा। अगर उदाहरण बना तो बिहार बोर्ड उदाहरण क्वेश्चन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। पर मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका उदाहरण क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो चलो अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए हमने प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, और ये क्वेश्चन भी हमने उदाहरण में किए थे, लेकिन जो बच्चा नहीं समझे हैं उदाहरण में उसे हम यहाँ और डिटेल में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और जैसा कि ये क्वेश्चन बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या क्या है, हमने पहला पार्ट में बताया इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, जो -अनंत से लेकर कहां तक, प्लस अनंत तक चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये तो यहां तक समझ में आ गया। जो -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलता है उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम क्या बोल दिया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। ये तो बोलता है पूर्णांक संख्या क्या बोलता है, -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलता है उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल दिया धनात्मक विषम पूर्णांक लेने बोल दिया, यानी धनात्मक संख्या बोल दिया लेने के लिए। यहाँ से यहाँ क्या, ये पार्ट क्या होगा, नेगेटिव पार्ट हो गया। नेगेटिव वाला तो हमें लेने नहीं बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, पॉजिटिव वाला लेने बोल रहा है। तो क्यू का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक तरह से 0 भी तो हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है, क्यू का मान हो सकता है। ठीक है, ऐसा अनंत तक चलती रहेगा क्यू का मान। तो हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, और उसके बाद अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, q1 प्लस q6q1 प्लस 6q3 या 6q+5 एक धनात्मक पूर्णांक में है क्या नहीं है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक में है क्या नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन का मैं रफ बता देता हूं पहले। जैसे कि 6q+1 है। ठीक है, q का मान हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो देखो q का मान एक तरफ से हम 0 रखते हैं, तो ये टर्म हो गया 0 + 1, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पार्ट हो गया 0 + 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। अब एक बताओ ये धनात्मक पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, मतलब धनात्मक समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, तो आप क्या बोलिएगा,
ये तो विषम पूर्णांक है कि नहीं? धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर जी हम q का मान यहाँ पे और कुछ ले लें, जैसे q प्लस 1 है, तो q का मान अगर जी हम 1 भी ले तो यहाँ क्या आता है? ये आता है 6 प्लस 1, तो ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। अगर और आप रखने चाहते हैं तो q का मान लेते हैं 2 लेते हैं प्लस 1, तो यहाँ 8 प्लस 1 बराबर क्या गया 9, ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और इसको भी वैसा ही करेंगे। तो देखो यहाँ 6q प्लस 3 है, अगर यहाँ q का मान कुछ भी लेते हैं 0 लेते हैं तो ये आ गया 3, ये टर्म 0 तो यहाँ 3 आ गया, ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और उसके बाद 6q प्लस 5 लेते हैं, यहाँ q का मान लो 6 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 5 क्या गया 36 प्लस 5 कितना हुआ 41, ये भी तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में q का मान अगर जी धनात्मक में कुछ भी लें तो सब आएगा विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि क्वेश्चन सही बताया है कि ये सब एक तरह से धनात्मक विषम पूर्णांक का ही छोटा सा रूप है, हमें ये पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा बनाने को नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा क्वेश्चन में हमें ऐसा बनाने के लिए। क्वेश्चन में बोलेगा कि हमें पूरा सीक्वेंस में बना के दिखाइए। तो अभी तक हमने क्या सीखे प्रश्नावली, अभी तक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक। आज तो कुछ सीखे नहीं, बल्कि कल और परसों का वीडियो में सीखे थे। क्या सीखे थे? मात्र हम यही जाने कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि क्वेश्चन को सीक्वेंस में हल कीजिए, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि क्वेश्चन को आप सोल्व कर लिए लेकिन हमें इसे प्रूव करके भी दिखाइए कि ये सही बना है क्या नहीं। तो हमें यही दोनों सीखे। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इसको हल करेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से इसको दर्शाएंगे कि ये क्वेश्चन सही बना है क्या नहीं बना है। ठीक है, तो आपको यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिभाषा लगना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिए हैं, लेकिन जो नहीं समझा पहले और जो नया बच्चा होगा वो अभी यहाँ समझ सकता है। तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे किस विधि से? तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन किसकी मदद से? प्रमेय की मदद से हल करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ही मदद से आपको बनाना होगा। तो इसको मिटा देते हैं आप। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो लिख दिए, इसका परिभाषा भी लिखना पड़ेगा जैसा कि हम बताए थे उस दिन। क्या होगा? हाँ, लिख देते हैं इसको ग्रीन पेन से। क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा? कि दो दिए गए दो धनात्मक विषम पूर्णांक, आप यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ऐसा करेंगे। ठीक है, तो दिए गए दो धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी। ठीक है, जहां दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ऐसा अद्वितीय जो पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर, और एक और होता है क्या? 0 आर। देखो आर 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और बी आर से बड़ा है। अब देखो कोई बच्चा को ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइन हमने कहाँ से लिख दिया, तो प्लीज मैं हर बार बोलता हूँ, हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन क्लास बहुत जरूरी है देखने के लिए, और हर एक थ्योरम को देखिए कि थ्योरम में क्या बोल रहा है। तो ये वहां से आया, हमने इसे डिटेल में पार्ट 1 की वीडियो में बता चुके हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं वहां पे। ठीक है,
तो हम यहाँ उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास लंबा हो सकता है ऐसे करने पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से, और इसको याद रखना है, ये वाला हम बोल रहे हैं, ये टर्म को याद रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, दिए गए दो धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी ऐसा अद्वितीय जो पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के पूरा परिभाषा और उसका सूत्र लिख दिया। अब आपको हमने जैसा बोले थे ऐसा लिखने के बाद आपको बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। ठीक है, कि बी का मान कैसे निकालें, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो बी का ही मान सबसे पहले सोचिएगा कैसे निकालें। तो आप यहाँ तीन टर्म दिया, तीन वो टर्म दिया, इसमें से किसी को उठा लीजिए। जैसे कि हमने उठाते हैं 6q+5 और इस सूत्र से कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, a बराबर bq+r बोलते हैं। तो आपको यहाँ से b का मान क्या निकल रहा है, b का मान 6 निकल रहा है कि नहीं। तो आप बोलिएगा भैया तो यहाँ तो r का भी मान तो 5 निकल रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमें r का मान 5 नहीं लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये सूत्र r का ही मान का वैल्यू यहाँ हमें निकाल देता है कि r का मान ये निकलेगा। ठीक है, तो हम r का मान नहीं निकालते, हम सबसे पहले b का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ ऐसे करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान क्या है, 6 है, तो लिखते हैं a बराबर 6q+r। ठीक है, और इसमें भी रखेंगे तब, तो इसमें क्या आ गया, 0 आ गया, r बड़ा है और छोटा, r बड़ा है और बराबर भी है 0 के। ठीक है, और b का मान 6 है, तो यहां से इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये समीकरण 2 निकल गया। अब हमें यहाँ से r का मान पूरा निकालना है कि क्या क्या r का मान आ सकते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने यहाँ बोले कि r b से छोटा है या b r से बड़ा है, तो r जब b से छोटा है तो छोटा में क्या क्या आ सकता है, यहाँ तो 6 है तो इससे छोटा ही आ सकता है, यानी 0 आ सकता है, एक बार ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्या 6 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि बराबर के चिन्ह नहीं है यहाँ पे, नहीं ना, तो r का मान ये सब ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब r का मान हम रखेंगे तो हमें ये सब निकल जाएगा कि ये सब एक्चुअली में धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो अब बोलिएगा भैया कि r का मान हमें एक बार 0 भी रखना पड़ेगा, एक बार r भी रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 पे ऐसा करके रखना पड़ेगा। तो हाँ, आपको रखना पड़ेगा। अगर आप हमारा पार्ट 1 के पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखे तो मैं उसमें एक ट्रिक बताया था इसके लिए कि r का मान आप वही रखिए जो इसमें पूछा गया। वैसे तो आपका r का मान 0 भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं r का मान वही लूंगा जो ये सब प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सब एक्चुअली में वही चीज है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्या कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ r का, देखिए 6q+1, यहाँ 1 लिया है एक तरफ, r का मान एक तरफ 1 लेंगे और एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, तो ऐसे पता लगा सकते हैं कि r का मान हमें 1, 3 और 5 लेने पर ये सब प्रूफ हो जाएगा कि यही सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं r बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा ले सकते हैं, लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि उतना जगह नहीं है यहाँ पे। तो हम समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, देखो समीकरण 2 क्या है, a बराबर 6q, r का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो r का मान 1 लिए, आंसर सेम आ गया क्या नहीं आ गया। अब हमें ये हमें पता लगाना है कि धनात्मक सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। धनात्मक सम का परिभाषा क्या होता है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखो 6 तो 2 से पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन 1 पूरा भाग से नहीं लगेगा, तो ये तो सम है लेकिन ये विषम हो रहा है, और सम और विषम
जुड़कर क्या बनता है, विषम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 6 क्यूब प्लस 1 एक धनात्मक, क्योंकि धनात्मक में आ रहा है, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। मैंने पार्ट 1 सिद्ध कर दिए कि ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 को सिद्ध करते हैं कि 6 क्यूब प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें आर के मान क्या रखेंगे, इसमें आर का मान रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो आर का मान रखते हैं 3, तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 2 में आर बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं समीकरण 2 क्या है, ए बराबर 6 क्यू, आर का मान 3 रखें। अब देखो 6 क्यू तो एक संपूर्णांक है क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 3 संपूर्णांक नहीं है बल्कि विषम पूर्णांक है, और सम और विषम जुड़कर क्या बनता है, विषम बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ भी इसको भी लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे अतः 6 क्यू प्लस 5 जो 2 से पूरा 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 विभाजित, विभाजित मतलब पूरा भाग नहीं लगता है, विभाजित नहीं है। अतः ये भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये तो हो गया, 5 लिख दिया, 3 नहीं होगा। अब देखो अब क्या रखें, आर बराबर क्या रखें, आर बराबर इस बार 5 रखते हैं। ठीक है, आर बराबर 5 रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में आर बराबर 5 रखने पर ऐसा लिख लीजिएगा आप। हम यहाँ ए बराबर 6 क्यू, आर का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब भी देखो यहाँ ये तो कट जाता है 2 बार में पूरा पूरा, लेकिन ये नहीं कटता है, तो हम इसे भी लिखेंगे अतः, ऐसे ही लिखेंगे जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर ये विभाजित हो जाएगा तो वहां लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं पूर्णांक है। समझ में आ गया, तो हमें ये तीनों पता चल गया, ये क्वेश्चन सही बोल रहा है कि 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्वेश्चन हमें सही बोल दिया। अब बोलिएगा भैया कि आप आर बराबर 1 एक बार रखें, आर बराबर एक बार 3 रखें, एक बार 5 रखें, तो बीच में ये आर बराबर 1 0 क्यों छोड़ दिए, आर बराबर 2 क्यों छोड़ दिया, आर बराबर 4 क्यों छोड़ दिए। तो मैं देखो इसको एक बार रख के दिखाता हूँ। जैसे कि हमने उदाहरण में ये क्वेश्चन बनाए थे, उसमें भी हमने बताया कि अगर आर बराबर 0 या 1, 0 या 2 या 4 लेंगे तो ये सम में आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करने नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि हमने रख देते हैं आर बराबर 0 रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है, ए बराबर 6 क्यू और आर का मान क्या हो गया 0। तो ये देखो 2 से तो पूरा पूरा ये भाग लग जाता है, और ये 0 तक कहानी अब खत्म हो गया, तो यहाँ 6 क्यू आ गया, और 6 क्यू जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ये क्या है, धनात्मक कौन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और ये क्वेश्चन में हमें सिद्ध नहीं बोल रहा करने के लिए, तो क्यों हम इसको लें, बेकार में मेहनत हम क्यों करें। आया समझ में। अब इसी प्रकार का 2 क्वेश्चन और है जो अब ये करेंगे। ठीक है, कल हम पाठ प्रश्नावली 2.1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लो। हाँ, तो देखो हमने प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन ले लिया, तीसरा क्वेश्चन तो हम शुरुआत में ही कर लिए। ये देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही बनेगा जो प्रश्नावली दूसरा क्वेश्चन की तरह बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मदद कर प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3+1 के रूप का होता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या निकाल रहे थे, अब देखो ये नया प्रश्न आ गया। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या निकाल रहे थे, धनात्मक
सम पूर्णांक निकाल रहे थे एक पर सम पूर्णांक, तो इसके लिए हम क्या निकालना पड़ता था, ए का मान निकालना पड़ता, ठीक है। और धनात्मक विषम पूर्णांक भी बोलता तो हम यहाँ हम ए का ही मान निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या बोल दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग बोल दिया, क्या बोल दिया, वर्ग। तो यहाँ ए का मान नहीं निकालेंगे बल्कि ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन और है इसके आगे, जहां हमें धनात्मक विषम पूर्णांक का घन पूछेगा, तो घन में हम क्या निकालेंगे ए क्यू निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से परिभाषा लिखना जरूरी है, इसलिए लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, जो ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय मान जो पूर्ण संख्या क्या है, V और Q में क्या होता है, विद्यमान होता है। V और Q में विद्यमान है। दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंक खत्म हो गया इसमें। जहां अब लिखेंगे, अब इसका सूत्र लिख देंगे, A बराबर वी क्यू प्लस आर, और आर जो है 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, और बी आर से बड़ा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें बी का मान निकालना पड़ेगा। बी का मान आपको पता चल जाएगा कि किसी को लेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहां लिखेंगे बी बराबर 3, ठीक है। अब समीकरण किसमें, एक में रख देंगे। इसमें समीकरण एक में बी का मान रखने पर यहां लिखते हैं, समीकरण एक में बी का मान रखने पर, देखो समीकरण एक में बी का मान रखें तो क्या आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह पर 3 रखेंगे, और इसमें भी रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे आर बराबर यहाँ 3, नहीं बी का मान नहीं रखना पड़ रहा है। अब यहाँ से आर का मान हमें यहाँ पता चल गया कि क्या क्या आ रहा है, तो देखो आर का मान 3 है यहाँ पे ना, बी का मान 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे छोटा ही आएगा, तो इससे छोटा 0, 1 और 2 ही आ सकता है, ठीक है। अब हम समीकरण 2 में इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब समझ में आ गया तो क्या क्या रखना होगा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 2 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, और इसमें आर बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 2 को रखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में एक सेकंड, कौन सा पेन से लिखें यार, ब्लू तो चल नहीं रहा है, चलो ग्रीन वाला से लिख देते हैं। समीकरण 2 में आर बराबर 0 रखने पर रखते हैं, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, आर बराबर 0 रखने पर ना, अरे बी का मान हमको यहाँ, वही तो हम देख रहे हैं, कुछ तो गलत हो रहा है ना। बी का मान हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा, आर बराबर यहाँ 0, आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ 3q और आर का मान 0 आया, यानी 0 हो गया पूरा, तो ए बराबर क्या आ गया, 3q आ गया। लेकिन ये तो ए का मान नहीं निकल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, वर्ग निकालने, पूर्णांक का वर्ग निकालने। तो उसको कैसे निकालें, तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, इधर देखो कर देते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3q का स्क्वायर हो गया, इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, इसका क्या आ गया, इसका क्या आएगा बताओ, 9 और ए स्क्वायर आ गया। अब देखो हमें इस रूप में लाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं 9 को, 3 गुना 3 क्यू में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज आप यहाँ से देखे हो, क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग m के लिए, मतलब अगर हम इसको m मान लें यहां से यहां, जिसे कि यहां लिखते हैं अतः 3q स्क्वायर को m माना, ठीक है, m मान लेते हैं, तो क्या इस रूप में आता है कि नहीं, देखो a स्क्वायर बराबर 3, इसको क्या मान लिए, m मान लिए, तो m आ गया, यानी a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। मैं यही चीज प्रूफ करने बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसा आप मान भी सकते हैं इस रूप में लाने के लिए, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, समीकरण 2 में लिख दीजिएगा, समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, ये तो आ गया, हमें a का मान आ गया, हमें स्क्वायर का मान चाहिए, वर्ग का मान चाहिए, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो a स्क्वायर हो गया बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9 a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 गुना a गुना b करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 6q आएगा, ठीक है। अब हमें किस रूप में चाहिए, तो इस रूप में चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो दिमाग लगाओ, तो हम एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखने दो मैं, अगर 9q प्लस 6q प्लस 1 लिखें, अब देखो इसको तोड़ के हमें इस रूप में लाना होगा, तो हम यही कर सकते हैं कि 9 को हम तोड़ देंगे, यानी 3 गुना 3q कर देंगे और प्लस 6q और प्लस 1। अब देखो अगर हम इसको m मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ वाला का ये टर्म देखो, इसको अगर ये हम m मान लेते हैं, क्योंकि हमें बोल दिया है कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग m है, हमें m मान के ही चलना पड़ेगा, तो इसको m मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3q का स्क्वायर प्लस 6m माना, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, इसको m प्लस 1, बताओ इस रूप में भी आ गया। तो अब हम यही कर सकते हैं, और इतना करने के बाद आपको लिखना होगा कि 3m जो 2 से पूरा भाज्य नहीं है, यानी ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, आप लिख दीजिएगा, वैसा ही इसमें भी लिख दीजिएगा, अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और सेम इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। तो मैं उसे भी कवर इसी क्लास में कर लेता हूं, क्योंकि लास्ट की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे, और उसका पहले उसमें एक परिमेय पढ़ना पड़ेगा, जो √5 या √3 और परिमेय संख्या कैसे आए, उसे हमें प्रूफ करने के लिए एक परिमेय पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे हवा में उसको नहीं बना देता है कोई, तो इसको याद भी करवा देता है, वैसे हवा में याद नहीं करना होता है ना, तो याद, हाँ ये हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस करते करते वो क्वेश्चन याद हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन कोई भी मास्टर आपको याद नहीं करवा सकता है वो क्वेश्चन, उसमें एक प्रमेय होता है, ये प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ ही लाइन में वो क्वेश्चन सिद्ध कर देता है और हमें बता देते हैं कि यही आप रट लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसको बनवाना पड़ता है, उसके प्रमेय की मदद से, जो थ्योरम हमें किताब में दिया उसके आधार से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कल की वीडियो में समझेंगे, फिलहाल हमें एक क्वेश्चन और है जो इसी प्रकार का है, उसे भी हम कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ स्क्वायर बोला, उस क्वेश्चन में घन करना पड़ेगा, यानी a का घन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाक से। हाँ तो देखिए प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसमें पूछ दिया है, इस बार घन पूछ दिया है, क्या पूछा है, घन, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, घन नहीं लिखे हैं, क्या पूछ दिया इस बार, घन, यानी एक आप इस बार क्यों निकालना होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9 + 1 या 9m + 8 के रूप का है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लें यूक्लिड विभाजन का परिभाषा और उसका सूत्र लिख दें। अब आपको यहाँ b का मान निकालने की जरूरत होगा, तो आप b का मान क्या लीजिएगा, b का मान
9 लीजिएगा। अगर आप b का मान 9 लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आप ले भी सकते हैं, अगर जी आपको बनाने का शौक है इतना लंबा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बनाया हूँ पिछले 3 साल से, जिससे मैं बता दूं, अगर ये इस क्वेश्चन में अगर आप b का मान 3 लेते हैं ना तो ये सब प्रूफ हो जाएगा। 3m या 3+1 या 3 8 आ सकता है, ठीक है। इस अगर ये b का मान आप 9 भी लेते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्वेश्चन को छोटा करने के लिए यहाँ पे b का मान 3 लूंगा। आप भी ले सकते हैं, छोटा करने के लिए b का मान 3 लीजिएगा। अगर आपको लंबा बनाना है तो आप b का मान 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे b बराबर 3 लेके हम बनाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण क्या है, यहाँ है a बराबर b का मान क्या रखें, 3 रखें, a बराबर b 3q प्लस r, और जहाँ इसमें भी रखना पड़ेगा 0 बराबर है, 0 बड़ा है, छोटा है r से, और बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है r के, और ये r b से छोटा है, यानी इसका मान कितना है, 3 है, यानी r बराबर क्या क्या आ सकता है, 1 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। इससे बड़ा नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये सब मान को हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में r बराबर पहले 0 रखते हैं, ठीक है। 0 रखने पर, क्यों 0 रख रहे हैं, क्योंकि 9m के आगे कुछ नहीं है, यानी 0 रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, 2 क्या है, 3, a बराबर है 3q प्लस r बराबर 0 लिए, ठीक है। तो a का मान क्या आया, a बराबर 3q आया, लेकिन यहाँ तो a का मान आ रहा है, हमें a का घन चाहिए, तो घन करने के लिए हमें दोनों ओर घन करने पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों और क्या करने पर, घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए क्यू बराबर 3 का घन करेंगे, कितना आएगा, ए क्यू आएगा, इसका मान कितना आ गया, 27q आ गया, ठीक है। आ गया क्या, नहीं आ गया। अब हम देखो इस रूप में लाने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, इसको अगर ये तोड़े हैं तो देखो 9 है, 9 उसके बाद क्या मान लेते हैं, 9 और इसके 3 गुना q कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम m मान लेते हैं तो इस रूप में आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो यहाँ लिखेंगे 3q बराबर m माना, तो क्या आएगा, देखो यहाँ एक q आ गया बराबर 9, इसको m मान लिए तो m आ गया, ठीक है। इस रूप में आ गया, पहला रूप में आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार r बराबर 1 रखेंगे समीकरण 2 में, r बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। यहाँ तो a का मान आ गया, अब हमें घन करना पड़ेगा, तो दोनों और घन करने पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ a q आ गया प्लस बराबर आ गया 3q प्लस 1 का घन। अब यहाँ क्या आ गया, एक तरह से a प्लस बी का घन आ गया था, a प्लस बी का घन का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखो हम लिख देते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का घन होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये होता है a प्लस बी का घन का पावर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए क्यू और a का घन बोल रहा है, यानी 27 आ गया, 27q आ गया प्लस फिर b का घन यानी 1 है, तो 1 का घन एक ही आएगा, प्लस यहाँ 3 है तो 3 देंगे, a का मान कितना है, a का मान है 3q है, और इसका स्क्वायर करेंगे और फिर गुना है b, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस 3, इस बार b का स्क्वायर करेंगे और a का मान लिख देंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व होकर क्या आया, ए क्यू आया और 27q आ गया यहाँ पे प्लस 1, ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना आया, 9q स्क्वायर प्लस 9q आएगा, ठीक है, 9
क्यू आएगा। क्या आएगा? 9 क्यू आएगा। अब हमें देखो इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? देखो हम बता दें, इस रूप में लाने के लिए कुछ तो करामत करना ही पड़ेगा हमें ना। तो यहाँ ए क्यू हो गया बराबर, इसको तोड़ दें हम, इसको तोड़ दें 9, इस काम करते हैं, यहाँ 9 है, 9 गुना 3 करते हैं और क्यू, तो ये आ जाता है कि नहीं आता? उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। इसको भी जैसा है वैसा लिख देंगे और 1 को 1 लिख देंगे। अब देखो तुम यहाँ से एक चीज देखो कि अगर हम यहाँ से यहाँ को m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं, तो हो जाएगा काम, इस रूप में आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर, इसको लिख दीजिएगा कि m मान है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9m + 1 आ गया इस रूप में। ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए। अब इसको दर्शाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस साइड जाना होगा। तो देखो क्या करेंगे, r बराबर इस बार किसको मानेंगे? लिख देते हैं r बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2? a बराबर 3q + 2 आ तो गया इस रूप में। हमें घन चाहिए तो दोनों और घन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे a का क्यूब प्लस 3q + 2 का घन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए यहाँ साइड कर देते हैं। क्या करेंगे, a घन बराबर इसका घन करेंगे यानी 27 क्यों आ गया, प्लस इसका घन करेंगे +8 आएगा, और उसके बाद गुना करेंगे। देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों गुना करेंगे 9 गुना 2 करेंगे यानी 9 गुना 2 18 क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे, फिर कितना आएगा 9 आएगा। देखो 3 गुना 3q करेंगे तो 9 आएगा, और उसका स्क्वायर कर दे 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। 36 क्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस रूप में लाना है। तो क्या कर सकते हैं आप, इस रूप में लाने के लिए हम यही कर सकते हैं कि 27 को तोड़ेंगे 9 गुना 3q के रूप में तोड़ेंगे, और +18 स्क्वायर +36q और +8 को साइड में रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर ये हम m मान लेते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ m मान ले तो यहाँ क्या होगा, a क्यू बराबर 9m + 8 आ गया, इस रूप में आ गया। जो मैं प्रूफ करने बोल रहा था हम कर दिए, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया यहाँ तक? आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन उदाहरण से लेकर प्रश्नावली 1 तक हमने समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 नहीं 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि सेशन 2026 से 27 का जो परीक्षा देने वाला है 27 में मैट्रिक का, उसके लिए क्लास प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक तो कर दो। चलो चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।